Okay, let us start. Caro, yes, 60 minutes. Hey, दो question, but then worth it है. Caro is very important. I'll tell you what all things you need to learn in this, right? चलिए, अभी there are कुछ 8 to 10 slides. I don't know. There are 12, 13 slides as well. I will not be able to provide you later. So अगर आप साथ साथ कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं. ये कहीं बुक में नहीं है, ये कहीं मॉड्यूल में भी नहीं है. ठीक है. फिर जो है वो मैं आपको बताऊंगा. ये आपका बुक में जो ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर है, जिसके अंदर 700, 705, 706, 710 और 143(1) और 143(3) आपके सारे रिपोर्टिंग ड्यूटीज खत्म हो चुके हैं. अब एक आखिरी में क्वेश्चन बचा है कारो पर, उस पर मैं ये आज सेशन लेने वाला हूं. इज दिस क्लियर? तो कारो क्या है बेसिकली? सो कारो इज कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020. ठीक है. कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, दिस इज कारो. रिमेंबर, इसके पहले देयर वाज कारो 2016. 2016 था कारो. इट हैज चेंज्ड. यस, पहले 2007 था, फिर 2011 था, फिर 12 था, 16 था, अभी 20 है. सो दे कीप ऑन चेंजिंग. तो मजा नहीं आता उनको ऐसा ईयर चेंज करने में. व्हाट दे वांट टू इंडिकेट इज इसमें कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है आपकी जो बढ़ती है. ठीक है. सो कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020. मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो 2016 का कारो था उसमें 16 पॉइंट्स थे जिस पर रिपोर्टिंग देनी पड़ती है. 2016 के कारों में 16 पॉइंट थे. 2020 के कारों में 21 पॉइंट्स है. गुड. 21 पॉइंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्या मैं? सो 2020 में 21 पॉइंट है, ये आप समझ के चलिए. अब ये कारो क्या है तो थोड़ा समझिए कहां पर से आ रहा है, इसका क्या एप्लीकेबिलिटी है. नंबर एक, सबको पता है कि सेक्शन 143(1) उन 6 कंडीशंस की चेकिंग पर है जो हम लोग लास्ट सेशन में भी बात किया, इसके पहले वाले सेशन पे भी बात किया. पर्सनल एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स इशूड, वो सेक्शन 143(1) में है. सेक्शन 143(2) में आपको रिपोर्ट करना होता है कि क्या बैलेंस शीट, पीएनएल सब ट्रू एंड फेयर है कि नहीं. इट्स अ 3 लाइनर 4 लाइनर. 143 में यू हैव टू डू सम स्पेसिफिक रिपोर्टिंग ऑन सम स्पेसिफिक सिनेरियोज. इसकी भी हमारी चर्चा लास्ट सेशन, उसके पहले वाले सेशन में हुई है कि क्या बैलेंस शीट, पीएनएल इज एन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मिला कि नहीं, आईईपीएफ, डेरिवेटिव लॉसेस, पेंडिंग लिटिगेशंस, ब्रांच से रिपोर्ट आना, ये सब हमारा हो चुका. सेक्शन 143(4) में कोई क्वालिफिकेटरी रिमार्क्स है तो उसको अपने को एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसकी एक्सप्लेनेशन होती है. ये कहां दिया था? सेक्शन 143(4). 143(5), 6, 7 आपके गवर्नमेंट ऑडिट, सप्लीमेंट्री ऑडिट पर बात करता है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहां से सब चीजें आ रही है. 143(8) बताता है ब्रांच ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कोई एकदम शिद्दत से पढ़ रहा है, अब आपको समझ रहा होगा ऑडिट का जो ये चैप्टर है, ऑडिट रिपोर्ट, इसमें क्यों ब्रांच ऑडिटर डाला गया था. 143(8) इसमें ही था. सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसमें ही था. यस और नो? 143(9) और 10 कहता है कि यू हैव टू कंप्लाई विथ ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. आपके सॉरी, हाँ, वो आपकी और ड्यूटीज है, ये ड्यूटीज आपको इस पर्टिकुलर चीज में डाली गई. और 143(12) पर आपको बताया जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग फ्रॉड्स. अगर हम देखें 1 से लेकर 12 तक एक ही चीज मिसिंग है, वो है 11. और वहीं पर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर दिया है टू इशू रिपोर्ट ऑन सम एडिशनल पावर्स. सो कारो का जन्म, कारो का जो एप्लीकेबिलिटी है, कारो
का जो इंट्रोडक्शन का पावर है वो एक्चुअली सेक्शन 143(11) से आता है। ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए, वरना बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कारो है क्या। बिकॉज जितना भी सर आज तक सीखे, कहीं ना कहीं सेक्शन के बारे में बोला गया या स्टैंडर्ड्स के नंबर के बारे में बोला गया, बट कारो का कहीं अता पता नहीं है। वो सेक्शन 143(11) में छुपा है। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि आप ऐसे कुछ स्पेसिफिक मैटर्स पर रिपोर्ट लाएं, और वो स्पेसिफिक मैटर्स है वो पॉइंट्स जो पहले 16 थे और 21 हो गए। क्या ये सबको क्लियर हो गया? क्या ये स्लाइड सबको क्लियर हो गई कि जो सेक्शन 143 हमारी ड्यूटीज वाला पार्ट है, उसमें 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12, और फिर 11 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कारो इशू करने का। तो ये यहां तक आपको एकदम सॉर्टेड है और एकदम अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि हु इशूज दिस ऑर्डर, किसने ये ऑर्डर इशू किया है, क्या लगता है आपको? लेट अस प्ले केबीसी केबीसी एमसीए सीजी। करेक्ट आंसर इज सीजी इन कंसल्टेशन विद नफरा। सो ये बहुत सारी चीजें मैं एक एक करके बताते जाऊंगा, आपको लिखना है लिखिए, आपको देखना है देखिए। सो इन कंसल्टेशन विद नफरा दिस कम्स अप, एंड नफरा का मेंशन कंपनीज एक्ट में आपको भी पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, सेक्शन 132 में, सेक्शन 132 में नफरा है। यस, वहां से ही आ रहा है हु इश्यूज। नेक्स्ट, who will follow? Who will follow? Yes or no? Everybody? Pakka? Where the auditor has to report taking the help of companies on some matters. So central government has given this power, has to be complied by auditor and company. From which year it is applicable? If it's a Caro 2020, from which year it is applicable? All financial years beginning on or after 1st April 2021. 1st April 2021 के आगे ये लागू है। सो अब तक इसके 3 फाइनेंशियल ईयर हो गए, 21, 22, 22, 23 और अभी 23, 24 जो खत्म होने में। यस और नो? कारो बनने के बाद किसको सबमिट किया जाएगा? किसको सबमिट करेंगे, क्या लगता है आपको? किसको सबमिट करेंगे? हे देव, शेयर होल्डर, क्योंकि ये एक ऑडिटर की रिपोर्ट है। ऑडिट की रिपोर्ट कहां जाती है? शेयर होल्डर को। तो कारो भी कहां जाएगा? शेयर होल्डर को। तो आप ये समझिए एक ट्राइंगल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर दी है, ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, मिलेगा शेयर होल्डर को। ये समझ लीजिए, पावर्स टू इशू इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट, निभाना ऑडिटर को है, देना शेयर होल्डर को है। ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट नहीं चाहिए। गवर्नमेंट बोलता है मैं ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा तुम सब करो, तुम्हारा फायदा होगा। गवर्नमेंट को नहीं देना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? वन लाइनर्स है, काफी समय लगा बनाने के लिए, बट वर्थ इट है, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, क्या कंपनी पर कोई पेनल्टी लगेगी अगर कारों के किसी पॉइंट पर नॉन कंप्लायंस हुआ तो? हाँ या ना? क्या कारों के किसी पॉइंट पर अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो किसी तरह का फाइन या पेनल्टी लगेगा क्या? करेक्ट आंसर इज ना। कारों के सारे पॉइंट्स सिर्फ एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, सिर्फ रिपोर्ट करना है। इस पर कोई फाइन नहीं है, कोई पेनल्टीज नहीं है अगर नॉन कंप्लायंस होता है। सिर्फ नॉन कंप्लायंस होता है तो ऑडिटर को उस पॉइंट पर रिपोर्ट कर देना है कि सर यहां पर नॉन कंप्लायंस हुआ है, शेयर होल्डर को बता देना है यहां पर नॉन कंप्लायंस हुआ है। उस पर कोई फाइन्स, उस पर कोई पेनल्टीज जैसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। तो ये एक आप पॉइंट को समझ लें। क्या कारो एक ओपिनियन है या सर्टिफिकेट है? अरे जस्ट प्लेइंग ना, कौन सा पैसा जा रहा है अपना, बताइए सर। सर्टिफिकेट। द करेक्ट आंसर इज ओपिनियन। मैं तो ऑडिट के स्टार्ट से बोल रहा हूं, हम तो कभी कोई चीज सर्टिफाई करते ही नहीं।
ऑडिट रिपोर्ट हमेशा क्या होता है? ओपिनियन। ये भी क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। तो ये भी क्या होगा? ओपिनियन। सो इट इज नॉट अ सर्टिफिकेट, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। कारों की चेकिंग के लिए टेस्ट चेक करना है या 100% चेकिंग करना है? आप बताइए। काफी बच्चे सोच रहे तूने ही बोला अभी ऑडिट ही है, ऑडिट ही है। द करेक्ट आंसर इज टेस्ट चेक कर सकता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि 100% चेकिंग ही करना पड़ेगा ना, टेस्ट चेक किया जा सकता है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? कारो फॉर द ईयर है या एज ऑन? सोचिए जरा। कारो में कुछ मैटर्स पर रिपोर्ट करना है, तो इज इट फॉर द ईयर और एज ऑन? बताइए। फॉर द ईयर कितने? फॉर द ईयर। एज ऑन, एज ऑन। एनीबडी एज ऑन? 1 2 3 3 4 4 पीपल आर एज ऑन। कितने लोग हैं फॉर द ईयर? काफी लोग कह रहे मेजोरिटी में, चलो जो होगा देखा जाएगा। द करेक्ट आंसर इज फॉर द ईयर। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मैटर पर नॉन कंप्लायंस है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ध्यान से समझिए, और सितंबर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया था, सितंबर से मार्च तक वो कभी भी इशू ही नहीं आया, तो हम कारों में ऐसा लिखेंगे कि प्रॉब्लम अप्रैल से लेकर अगस्त तक था और सितंबर में उसको सॉल्व भी किया गया। हम ऐसा रिपोर्ट करेंगे। फॉर द ईयर पूरा बताना है। पूरा साल मजा मारा, 31 मार्च को वो इश्यूज नहीं है, तो ऐसा नहीं बोलना है कि इशू है ही, इशू था, इशू सॉल्व भी हुआ। ऐसी रिपोर्टिंग हम करेंगे। तो ये फॉर द ईयर रहेगा। कितने छोटे छोटे पॉइंट्स है बट बहुत क्लियर होता है कि क्या है। अब मेरा आपसे सवाल, तो क्या हमें दो रिपोर्ट देनी है? एक जो हमारी ऐसे क्वेश्चन की गहराई को समझिए, एक जो अपन ऐसे 700 में तो दे ही रहे, और ये अब एक नया आया है, तो क्या ये दो रिपोर्ट है या एक रिपोर्ट है, कि तीन है कि चार है? तो मतलब 700 नहीं देने का, अगर कारो देना है तो 700 भी देने का, कारो भी देने का। 700 प्लेइंग विथ वर्ड्स, 700 के साथ देने का कारो। ऐसा क्या? आप सोचिए। मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। अगर कारो लागू हो गया तो कारो देना है, और अगर कारो लागू ना हो तो 700 देना है, या तो दोनों देना है, या तो आपका कॉल है, आपको दोनों में से कोई भी एक देना है। क्या लगता है? द करेक्ट आंसर इज दोनों देना है। कारो अपने आप में कोई रिपोर्ट नहीं है, एक एनेक्शर है जो हमारी मेन रिपोर्ट को अटैच कर कर दिया जाता है। एनेक्शर टू मेन रिपोर्ट, ऐसी हेडिंग लिखकर ये 21 पॉइंट पे रिपोर्टिंग होगी। इस 21 पॉइंट पे रिपोर्टिंग होगी। बोलो होगी? तो याद रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेन रिपोर्ट कारो हे सगळं वेगळं वेगळं नाही। हे कारो एकच आहे, ते रिपोर्टचे एनेक्शर आहे, त्याला अटॅच करून द्यायचं आहे आपल्याला। कारो में ऐसे पॉइंट्स पर बातें होती है जो मैं अभी एक दो मिनट बताऊंगा। गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस पे चर्चा होता है सर। आप समझ रहे हैं क्या? मतलब एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर कारो अभी ऐसे, मतलब आपसे अगर वो एक्साइटमेंट कंटेन नहीं हो रहा कि क्या है वो कारो एक्चुअल में, तो वो ऐसा है कि कंपनी को एक पर्टिकुलर लॉ के तहत कुछ टैक्सेस भरने थे। अब एज एन ऑडिटर आप क्या चेक करोगे? भरा कि नहीं? टैक्स भरा कि नहीं? भरा तो ऑल गुड, नहीं भरा तो क्वालिफाई। कारों में ये लिखा गया है टाइम पे भरा कि नहीं। यस, क्या मतलब, एक शब्द में बता दिया। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब है, जैसे मैंने बोला, सिर्फ इस बार बात होती है कि गुड गवर्नेंस है कि बैड गवर्नेंस, कितना एफिशिएंटली कंपनी काम कर रही है, उस पर चर्चा है। इसीलिए इसमें ना भी कंप्लायंस हो तो कोई फाइन पेनल्टी नहीं लगती, बट एक शेयर होल्डर को एक आइडिया देने के लिए कि देख तेरा कंपनी कैसा है, टैक्स तो भरता है लेकिन लेट ही भरता। ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कस है वो। अभी सब पॉइंट्स अपन देखेंगे एक एक कर कर, बट पहले क्या ये क्लियर हो गया आपको कि ये कोई अलग से कोई रिपोर्ट नहीं है, ये 21 पॉइंट का एक एनेक्शर है जो आपको मेन रिपोर्ट के साथ अटैच करके देना है। क्या
कारों में किसी पॉइंट की क्वालिफिकेशन हो गई तो मतलब मेन रिपोर्ट क्वालिफाई होना, ऐसा हम मान लें क्या? बहुत बढ़िया, अब लोग इस केबीसी में और ज्यादा पार्ट ले रहे हैं। क्या कारों का किसी पॉइंट पर नॉन कंप्लायंस होना मेन रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन होना ऐसा माना जाएगा क्या? द करेक्ट आंसर इज नहीं। इट विल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द जजमेंट कि कितना इशू है, बट कारों के कोई पॉइंट में निगेशन आना मतलब मेन रिपोर्ट में प्रॉब्लम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कारों के कुछ पॉइंट्स पे आप बोल सकते हो कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कंपनी ने नहीं किया, नहीं 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 हो सकता है, बट रिपोर्ट पूरी क्लीन होगी, अनक्वालिफाइड। बहुत बढ़िया, काफी लोग पार करते हुए। कारों का क्या पर्पस है तो फिर कारों का उद्देश्य क्या है? कारों के ऐसे पॉइंट्स है जो आपके ट्रू एंड फेयर पे बात नहीं करते, वो करते तो वो मेन रिपोर्ट की बात होती। कारो इज एस्टैब्लिश फॉर सम एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स टू लेट यूजर अंडरस्टैंड तेरा बिजनेस, तेरी एंटिटी कितना एफिशिएंट, कितना इनएफिशिएंट, कितना गुड गवर्नेंस, कितना बैड गवर्नेंस से काम करता है। उसका बैलेंस शीट से या कोई फिगर गलत गया उससे कोई लेना देना, ट्रू एंड फेयर वाला एस्पेक्ट पे ये चर्चा ही नहीं करता कारो। कारो किस पर बात करता है? कुछ ऐसे एडिशनल एस्पेक्ट्स पे जहां पर आपको एक आइडिया है कि कंपनी कितना एफिशिएंट चल रहा है। यस और नो? अच्छा पढ़ना बट लेट आना, तो ये लेट आना रिपोर्ट होगा कारो। पढ़ ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो मेन रिपोर्ट। यस और नो? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कारो प्लीज? कारों के ऐसे पॉइंट्स है जो ट्रूनेस और फेयरनेस पे कोई तरह का धक्का नहीं लगाते, बस ये कुछ एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है जो यूजर को बताएंगे कि भाई अच्छी तरह से चल रहा है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं। सारे सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं आप, दैट्स नाइस। हाँ, नहीं सर, कारों के ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी बैलेंस शीट से वैसे मैंने बताया ना सर कि अब जैसे पेनल्टी का हमने बोला कि भाई आपने मेन रिपोर्ट में बताया भरा ही नहीं, वो तो एस्पेक्ट पे कारों की रिक्वायरमेंट पे दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट पेड और नो, दे आर बॉदर्ड अबाउट आर दे लेट। जैसे अभी अपन बैलेंस शीट में देखेंगे फिक्स एसेट्स कि उनका एमपी कवर सही है कि नहीं, बट इन अ कारो दे ओनली टॉक अबाउट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब जेन्युइनली कंपनी के नाम पे है ना, ऐसे सब एस्पेक्ट पे बात होती है। डन है? क्या कारों ने ऑडिटर का काम बढ़ा दिया है? क्या कारों ने ऑडिटर का काम बढ़ा दिया है? द करेक्ट आंसर इज नहीं। काम हम उतना ही कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे। सुनो, हमारा रिपोर्टिंग बढ़ गया सिर्फ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो कल कल से जुड़ा है। कल मेरे लिए बहुत ही अलग घड़ी है। मैं आपको पहले बता दूं, सब लोगों को नहीं आना है अपने मम्मी पापा के साथ, कुछ स्पेसिफिक रैंडम वी हैव कॉल्ड आधे लोग नेक्स्ट संडे, क्योंकि सब नहीं हो पाएगा कल मेरे से, तो ओनली 30-40 पीपल आर टुमारो, 30-40 पीपल आर नेक्स्ट टाइम। ओके, कुछ 45-47 पीपल दे हैव कॉल्ड। अभी मेरा एक ही काम है मेन तो, कि जितना टेस्ट दिया है लास्ट 7 अगस्त से लेके अब तक, वो सारे टेस्ट में कितने क्या, वो एक रिपोर्ट रेडी है। अभी इसमें हो सकता है मेरे को वो और भी दूसरी चीजें पूछे। वन ऑफ द रीजंस मैं ज्यादा 11-12 इसी नहीं लेता क्योंकि 11-12 में मम्मी पापा बहुत पूछ लेते हैं, सर वो हंसती तो है ना, मुझे क्या मालूम कैसे करती है सर, सर वो बैठती तो है ना, अरे बाबा मैं क्या करूंगा, कैसे होगा, मेरे को बहुत टेंशन आता है पेरेंट्स को फेस करना। तो आप ये समझिए, अब नहीं नहीं सर, अब वो कल मुझे कोई भी सवाल आएंगे, पढ़ तो रहे सर, घर पे पढ़ते, ध्यान तो देती ना, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स।
अब मेरे को बताइए, क्या मेरे को इसके लिए कुछ अलग से काम करना पड़ रहा है क्या? नहीं, अब सिर्फ मेरा रिपोर्टिंग बढ़ गया। तो सुनिए, ऑडिटर है ना, जब ऑडिट कर रहा है ना, तो ये जो आप पॉइंट्स देखेंगे ना, वो सब पे वैसे भी चेकिंग हो चुकी है, बट वो कहीं ट्रू एंड फेयर या बैलेंस शीट पे बताना नहीं होता तो नहीं बताया। अब इस 21 पॉइंट उसको कुछ एक्स्ट्रा पूछ लेंगे तो वो बता देगा। तो याद रखिए, सिर्फ रिपोर्टिंग बढ़ रहा है, काम नहीं बढ़ता आपका, सिर्फ आपका रिपोर्टिंग बढ़ रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? मुझे कल का टेंशन आ रहा है, तुमको भी आ रहा क्या? दैट्स नाइस। सिर्फ एक ही अपना एक टैंडम रहना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा आपको लगा ना कि 3-4 मिनट हो गई, ऐसे आप ऐसे आए, अपन टाइम लगा लेंगे। 3-4 मिनट हो गए कि आप भी ऐसे थोड़ा मम्मी पापा को ऐसा इशारा कर देना, चल 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 आता चल। समझ रहे क्या बड़ी? सॉरी मतलब, बट आप ये समझिए, मुझे डर लग रहा है और 2-4 पेरेंट्स का बहुत ही एक्सपेक्टेशन है। कहाँ पर है मीटिंग? इज इट लेमन ट्री और एम्बेसडर? मैंने बोला मैम, मैम इधर इधर है मैम, ऐसा कोई बुफे नहीं है, कोई फॉर्मल्स पहनना है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई ऐसी कोई क्रिश्चियन वेडिंग नहीं हो रही है। प्लीज समझिए, एक बेसिक फंडा है जिसमें उन्हें कुछ बोलना हो तो मैं सुनने के लिए रेडी हूं, मुझे तो सब अच्छा ही बोलना है, बट आप ये समझिए। ज्यादा नहीं नहीं सर, वो जो भी है खपाओ मेरे को, क्या खपाते देखता हूं। डन एवरीबडी, अभी गया तू। नेक्स्ट, will BOD, board report, as per section 134 give explanation in its report for every qualificatory remark mentioned in main as well as car? तो मुझे समझ गया कि आपको पहले सेक्शन 134 का ही आइडिया नहीं है। अब कैसे जवाब देंगे ना? तो सेक्शन 134 आपके कंपनीज एक्ट में बोर्ड रिपोर्ट पर डिस्कस करता है, और वो सेक्शन जब भी जहां पर भी आपने बुक में पढ़ा होगा, उसमें भी देयर आर 20 पॉइंट्स ऑन विच द बोर्ड हैज टू रिपोर्ट ऑन। ये सुनो, मैंने एक बार आपको स्टोरी से लर्न भी कराया था कि वो बोर्ड रिपोर्ट में 20 पॉइंट्स कौन से होते हैं, जिसमें से एक होता है एनुअल रिटर्न, एक है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा डायरेक्टर्स का नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, एनुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, CSR इनिशिएटिव्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आउटफ्लो, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। ये ऐसे कुछ 20 पॉइंट्स पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कमेंट करना पड़ता है। अब एक चीज आपको आज बता दूं मैं, ऑडिटर जो रिमार्क्स देता है ना अपनी रिपोर्ट में, उन सारे रिमार्क्स का जवाब बोर्ड को अपने रिपोर्ट में देना पड़ता है। ये आपको मालूम पड़ा क्या मैं क्या बोला? फिर से एक बार बोलता हूं, ऑडिटर ने अगर 5 क्वालिफिकेटरी रिमार्क्स दिए ना अपनी रिपोर्ट में, तो उन 5 रिमार्क्स का एक्सप्लेनेशन बोर्ड को अपने रिपोर्ट में देना पड़ता है, सेक्शन 134 में देना पड़ता है। ऐसा एक पॉइंट है, आप सेक्शन 134 अपनी बुक खोल के देखिए, उसमें एक पॉइंट होगा 6-7 नंबर पे, कमेंट्स ऑन क्वालिफिकेटरी और एडवर्स रिमार्क्स गिवन बाय CA और CS इन देयर ऑडिट और सेक्रेटरियल रिपोर्ट। ऐसा एक पॉइंट है उसमें। तो यहां पर अब वो क्वेश्चन कह रहा है, अगर एक CA ने कारों में भी कुछ क्वालिफिकेटरी रिमार्क्स दिए हो, तो क्या बोर्ड सेक्शन 134 के तहत उस पर भी अपनी टिप्पणी अपनी रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा? वो ऐसा पूछ रहा है। ये सिर्फ मेन रिपोर्ट के ही क्वालिफिकेटरी रिमार्क्स पर देगा। द करेक्ट आंसर इज यस, दोनों पे देना है उसको, उसको दोनों पे देना है, मेन पर भी और कारों पे भी। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट, क्या कारों किसी तरह से आपके स्कोप को रेस्ट्रिक्ट करता है? क्या आपको वही मैटर्स पर रिपोर्ट करना है जो 21 पॉइंट्स दिए हैं विच आर मैंडेटरी? बताइए। बताइए। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, पहला क्वेश्चन का जवाब है नो, मतलब आपका स्कोप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो दूसरा क्वेश्चन है, सुन लीजिए, 21 नहीं, आपको 40 पॉइंट पे रिपोर्ट करना है, कर सकते हैं।
मुझे बहुत डर लगता है, काफी बच्चे ऐसा पढ़ते हैं, डू वी नीड टू रिपोर्ट ओनली ऑन दोज मैटर्स विच आर मैंडेटरी। ए वो इसका है, ये इसका है, थोड़ा बिंदु को भी देख। हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 21 से अलावा आपको 100 पॉइंट्स पे रिपोर्ट करना है, तो आप कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते, बट ये 21 पॉइंट्स इज मैंडेटरी, कंपलसरी है, उसके अलावा आपको और करना है आप कीजिए, कोई टेंशन नहीं। अगर एक बार कारो एप्लीकेबल हो गया तो क्या वो जीवन भर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा? द करेक्ट जवाब है ना, इसकी एप्लीकेबिलिटी हर साल देखने वाले हैं, एवरी ईयर। क्या कारों का एनेक्शर हमें लागू होता है कि नहीं होता, इसकी एप्लीकेबिलिटी देखी जाती है एवरी ईयर, तो इट्स एप्लीकेबिलिटी इज चेक एवरी ईयर, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। थोड़ी समय में आपके सामने आएंगे, क्लियर, पक्का, एवरीबडी, सारे लोग सारे पॉइंट्स लिख रहे, बहुत अच्छी बात है, बाद में कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, बाजू वाले को अगर आपने बोला है कि 10 रुपए दूंगा, जेरोक्स करूंगा, तो वो बात अलग है। इट्स एप्लीकेबिलिटी इज चेक्ड एवरी ईयर, यस और नो? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ब्रांच ऑडिटर्स को कारों पर रिपोर्ट करना होगा? कॉमन सेंस क्वेश्चन, क्या ब्रांच ऑडिटर को करना होगा, कॉमो और सेंस? द करेक्ट जवाब इज यस, बट ये ब्रांच करेगा नहीं तो ये मेन ऑर्डर बैठे के कैसे करेगा, चंपू। लेकिन इधर देखिए, एप्लीकेबिलिटी कंपनी लेवल पर देखी जाएगी, तो सुन लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसकी टर्नओवर पर एक टर्नओवर इज वन ऑफ द एप्लीकेबिलिटी रिक्वायरमेंट, कि अगर 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो आपको कारो लग जाएगा। सुनो, अभी ये 10 करोड़ ब्रांच लेवल पे नहीं देखना है, ओवरऑल कंपनी लेवल पे देखना है। इसका मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, सुनिए ना, कोई भाव तो दे ही नहीं रहा मुझे। 50 करोड़ का टर्नओवर है भाई अपना, 50 करोड़, ठीक है, अब एप्लीकेबल हो गया ना, इवन अ ब्रांच हैविंग 1 लाख रुपीज का टर्नओवर हैज टू कंप्लाई विद कारो। इस सेंटेंस बहुत डीप है, एप्लीकेबिलिटी कंपनी लेवल पे देखना है, और अगर एप्लीकेबल हो गया तो सारी ब्रांच को रिपोर्ट करना है। क्या ये क्लियर है, पक्का? प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, ब्रांच को कब फॉलो करना है, जब कंपनी वाइज एप्लीकेबल होगा, अगर हो गया तो सब ब्रांच को करना है, फिर ब्रांच में 1 रुपए का टर्नओवर ना हो, लेकिन कारों की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। सिंगापुर, नहीं अभी ये चौक पे जाके गिर जाता हूं, नहीं मेरे को इधर सच बोलो ना, इंसान से डर तो नहीं लगता, बकरी से बहुत लगता। बकरी कभी भी डिवाइडर पे खड़ी रहती है और वो देखती है कौन आ रहा स्पीड से, ओ वो बराबर बोलती मम्मी, मम्मी बोलती जा आज बड़ा काम करके आ, और वो रुक दे जस्ट वेट अब आने के लिए, और सीधा सामने। कितनी बार ऐसा एक बार हो गया, उसके बाद मैं भी डर ही लगता, बकरी आई तो मैं दूसरे रोड से जाता। नेक्स्ट, अब एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी पे ध्यान दें, अभी कुछ भी ना लिखें ना, ये हर और हर एक कंपनी को लागू होता है, हर एक कंपनी को लागू होता है, इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन तुम्हारे कंपनीज एक्ट में है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऑनलाइन या ऑफलाइन, यस और नो, खुद से या एजेंट से कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो, हाँ, एक्सेप्ट आगे लिखा हुआ है, मतलब अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उनको कारो नहीं लगेगा। नंबर 1, बैंक्स को नहीं लगता, इंश्योरेंस को नहीं लगता। सर बैंक और इंश्योरेंस को क्यों नहीं? बैंक और इंश्योरेंस का एप्लीकेबल एफआरएफ अलग है, और उनको जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसमें जो कारों के 21 पॉइंट है ना, वैसे उनके फ्रेमवर्क में अलग अलग चीज से वो पॉइंट्स वैसे भी कवर हो जाते हैं, तो बैंक को क्यों डुप्लीकेशन करवाना, इसलिए बैंक
और इंश्योरेंस, ये दोनों को एप्लीकेबल नहीं है। ये सुनो। नंबर 3, सेक्शन 8 कंपनी। सर सेक्शन 8 को क्यों नहीं है? सेक्शन 8 कंपनी का प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है, तो तुम उसको इतना क्या इवैल्यूएट कर रहे हो? वो तो एक अच्छे काम के लिए आया है, और आप उसको इतना अगर स्ट्रिक्ट में चलेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, वो पैसा ही नहीं लिया मार्केट से, तो क्या उसको आप इकारो एप्लीकेबिलिटी नहीं लगाएंगे। ओपीसी और स्मॉल कंपनीज, बताइए उनके नाम में ही है हम एक और हमारा एक छोटा परिवार। क्या इन कंपनीज को कोई कंप्लायंसेस, पूरी कंपनीज एक्ट में, फॉरगेट अबाउट कारो, हर जगह पे एग्जेम्पशन है या नहीं? हर जगह पर इनको रिलैक्सेशन दिए गए हैं कि नहीं? तो कारो से भी उनको एक रिलैक्सेशन है, प्लीज आप मत बनाइए। अभी अगर आप देखेंगे बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, ओपीसी और स्मॉल, ये सारी कंपनीज को कारो की एप्लीकेबिलिटी से मुक्ति है, बरोबर। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को भी मुक्ति है। सर एक मिनट, इसका मतलब तो मोरलेस समझो, अगर मैं प्रैक्टिसिंग सीए बना तो मैं कभी जीवन में कारो ही नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि कितनी कंपनी है ऐसी तेरे पास जो पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड और लिस्टेड, मोरलेस प्राइवेट कंपनी ही रहेगी ना। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लेकिन वो जो नॉट अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी, मतलब अगर एक पब्लिक कंपनी है और उसकी एक सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी, आपको लागू हो गया, आपको लागू हो गया। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया ना, ये वाला पार्ट क्लियर है। सुनो ना आगे, लेकिन प्राइवेट कंपनी को अगर कारों से बचना है तो नंबर 1 तो आपने समझ लिया कि वो सब्सिडरी और होल्डिंग नहीं हो सकता, किसका? पब्लिक कंपनी का। दूसरा, उसका पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स 1 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकता, 1 करोड़ से ऊपर अगर गया और आप प्राइवेट हैं, आपको लागू हो जाएगा। और मैं जब ऐसा बोलता हूं ना बार बार, बचना है तो, नहीं तो लग जाएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड, कोई बीमारी नहीं है। यस कारो, यस, नहीं नहीं मैम ये सिर्फ अपन ऐसा बोल रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग से आप बच जाओगे, बाकी लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं होता। अपनी तो बात होगी कि स्कोप बढ़ रहा नहीं है, ऑडिटर का रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट बस बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वो जो मैंने ऐसा ऐसा किया है वो पहले की लिमिट्स थी, अब लिमिट्स जो है वो बदली, तो बिल्कुल भी आप ऐसा ऐसा ना करें, सीधा 1 करोड़ लें। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नॉट एक्सीडिंग 1 CR और टोटल रेवेन्यू नॉट एक्सीडिंग 10 CR। तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स और लोन्स का लिमिट 1 करोड़ 1 करोड़ है, और टर्नओवर का जो है वो 10 करोड़ है। अगर आपको एक चीज समझ रही है, वो पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स नॉट मोर है और नीचे नॉट एक्सीडिंग एक्सीडिंग है। ये शब्दों में अंतर क्यों? क्योंकि पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स एज ऑन 31 मार्च देखना है, और लोन और टर्नओवर पूरे साल में कभी भी क्रॉस होके नीचे आया होगा तो भी आपको लागू हो जाएगा, इसलिए उसको ऐसे शब्दों से यूज किया गया है। इसे सब लिखना होता है, समझना होता है, सुनने के बाद इंसान भूल जाता है, जब तक वो पार्किंग में जाता है तब तक। अभी बहुत ज्ञान से भरा होता है, वो जैसी पार्किंग में पहुंचता है, हट साले ने बहुत ही टाइम पास करा है, आया बड़ा पीपीटी बता रहा, बुक में ही दे देता तो कितना लिखना एक इंसान ने। यस, तो याद रखिए ये रेवेन्यू जो है वो 10 करोड़, लोन है 1 करोड़, और पेड अप और रिजर्व भी 1 करोड़ है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि वो पेड अप और रिजर्व्स को एज ऑन 31 मार्च देखना है, और लोन अगर आपने साल में 50 करोड़ लिया हो और 15 मार्च को पूरा पे कर दिया हो, तो लोन एज ऑन 31 मार्च शून्य है, फिर भी कारो आप पे लागू हो जाएगा, बिकॉज पूरे साल में कहीं ना कहीं 1 करोड़ से ऊपर आप चले गए थे। वैसे टर्नओवर, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि नीचे कैसे आता है, सेल रिटर्न, क्लियर है? अदर क्लियर, बोलो। यस सर, एक भी अगर लग गया तो कारो आप पे आ जाएगा। वो एंड क्यों लिखा गया है आप समझिए, ग्रामर अफर्मेशन निगेशन में चल रहा है वो, इसीलिए उसमें एंड लिखना जरूरी है ना, क्योंकि मतलब ऐसा बोल रहे हैं वो ऐसी कंपनियों को ये तीनों भी नहीं लगा तो ही एग्जेम्पशन लगेगा। अगर इसको अफर्मेशन में लिखते तो और मैं आ जाता हूं।
संधि सोड़ा संधि जोड़ा, कुछ तो भी था ऐसा, संस्कृत में भी था ना। अयोबधा अयोध्या, ऐसा करते थे कुछ तो भी सब। मेरे को सिर्फ एक ही याद है, चतुर्थी अष्टमी, मेरे को पूरा टेबल लर्न करने पड़ते थे। बाप रे बहुत खतरनाक था वो। आई एम स्टिल, मैं रोज रिकलेक्ट करता हूँ कौन था जिसने मुझे संस्कृत बुला लेने का, बहुत खतरनाक था वो। 96 है सर मुझे संस्कृत में, उसको ज्यादा होंगे, मैंने बाद में पूछा। शी वॉज ऑलरेडी कमिटेड, तो फिर अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करते अपन, इधर पे फोकस कीजिए। अरे 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 सर, अपने को ऐसे सब में गिरना है क्या? काका काय झालं तुमचं? संस्कृत में सबको 100 है, ये लिख लिया, कितने लोगों ने यहाँ पर इसको लिख लिया है? बहुत बढ़िया सर। तो फिर आप पीछे देख के सर, पीछे गोकुल है, कृष्णा देख लो, हो गया। चलो लिहून टाका, चला पटपट। प्राइवेट कंपनी पेड अप रिजर्व्स 1 करोड़। मैं एक्चुअली कारों में इसी स्लाइड पर हम लोग 2-2 घंटे लेते हैं फाइनल में, बट अभी नहीं, क्योंकि क्या है ना, उसमें बहुत सारी चीजें, मतलब मैं अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ ना, बट वो क्या हो जाता है फिर आप, इतना है नहीं, फिर आप और कंफ्यूज हो जाते हो। ये ऐसा है वो, ये प्लस भी क्यों है, वो ऐसा है, अगर पेड अप कैपिटल 1.5 करोड़ हो गया और आपका पीएनएल का जो रिजर्व्स है इफ इट इज -60 lakhs, तो ये दोनों को सेट ऑफ नहीं कर सकते, कारो इज एप्लीकेबल टू यू। वो पेड अप में रिजर्व्स तभी जोड़ सकते हैं जब आपके पास ऐसा है, ये 0.5 करोड़ है। अब ये अपने आप में तो 1 करोड़ नहीं क्रॉस हो रहा ना, तो प्लस डाला गया है कि रिजर्व्स में देखो, तो हो सकता है कि 60 lakhs के आपके पास रिजर्व्स हैं और एक नेगेटिव पीएनएल होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल 15 lakhs का। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि 0.5 + 60 - 15, अब तो 1 करोड़ के नीचे जा रहा, तो मेरे को एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन यही सेम लिमिट में अगर ऐसा हो गया तो आपको लागू हो जाता है ऐसा। ऐसे इसमें बहुत सारी चीजें, फिर उसमें रिजर्व्स में और कितने क्या क्या रिजर्व्स आ सकते हैं, यस और नो। फिर आप ऐसा भी पूछ सकते हैं पेड अप कैपिटल मतलब क्या, उसमें इक्विटी भी आता, प्रेफरेंस शेयर भी आता, तो अपन और जाने गए तो बहुत डीप भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, लॉट ऑफ थिंग्स। फिर ये लोन है, तो लोन मतलब कौन सा लोन, यस, तो उसमें सारे तरह के लोन हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फंडेड, नॉट फंडेड, सारे इस तरह के लोन आ गए, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, अदर्स, ये सारे इसमें ऐड कर देने के। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एवरीबडी? फिर उसमें हम लोग इसमें टाइम पास करते हैं 15-20 मिनट, बैंकिंग कंपनी, तो इसमें ऐसा रहता है कि एक बैंक है, एक ऐसा वीडी एनबीएफसी है, वीडी एनबीएफसी, और 1 जनवरी को उनको बैंकिंग लाइसेंस मिला, पेटीएम का लाइसेंस कैंसिल किया और वीडी को लाइसेंस दिया। अब वीडी एनबीएफसी बन गया वीडी बैंक, तो बताइए उस ईयर में क्या कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? 9 months वो एनबीएफसी था, 3 months वो बैंक था, लेकिन एग्जेम्पशन तो बैंकिंग कंपनी को दिया गया है। ऐसा समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे बहुत खेल सकते हैं, खेलने को मैं भी यूट्यूबर बन सकता है, आइए आज करे मैराथन, ये ऐसा, बट उसमें कोई सेंस नहीं, इतना है ही नहीं ना तुम्हें, करने को मैं भी कर सकता हूँ, और करना है तो ऐसा, फिर वो चुपी स्मॉल कंपनी से एक एरो निकालना, फिर उसकी लिमिट्स, फिर इसमें डॉर्मेंट को क्यों नहीं लिया गया, इनएक्टिव को क्यों नहीं लिया गया, उसका भी तो क्या लेना देना, ऐसे बहुत हो सकता है। पर अपने को जितना है सर उतना ही करना है, क्योंकि वी हैव 6 सब्जेक्ट्स, 8। बोलो ना, एक बता दो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब बैंकिंग को लागू होगा क्या, वीडी बैंक को लागू होगा क्या? नहीं, द करेक्ट आंसर इज नहीं लागू होगा। अगर 29 मार्च को भी अगर ऑर्डर आया और वो बैंक में कन्वर्ट हो गया, मतलब 363 डेज इट वाज एन एनबीएफसी, बट अगर 2 दिन में ही वो बैंक बन गया है, तो फिर आपको ये एग्जिबिशन मिल गया और आपको कारों की रिपोर्टिंग नहीं करनी। आर यू क्लियर विद दिस? पक्का एवरीबडी? अब हम चलते हैं
उन पॉइंट्स पर, उन 21 पॉइंट्स पर, कि वो 21 पॉइंट्स कौन से हैं। और अब मैं आपको यहां पर अब एक कोई चीज बताने वाला हूं, सब लोग एकदम बातें नहीं, आपको सीखना है कि अच्छी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली आपने अब जो सब पढ़ा, अभी मैं समराइज कर रहा हूं, तो वो सब सच सच में जेन्युइनली होता है, ऐसे ही होता है, सेम टू सेम होता है, कॉपी पेस्ट ही होते रहता है। ठीक है, इधर देखिए, मुझे एक तरह से आप डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है प्लेन का फोटो आ रहा, फिर ये इंश्योरेंस का फोटो, हेल्थ केयर का फोटो, वो ये बताना चाह रहे हैं हर सेक्टर में सॉफ्टवेयर हम ही बना रहे हैं। हाँ बच्चे बाप रे, तुरंत ऐसा कर देते। ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दिख रहा है क्या? ये सो नो? हाँ, अब देख लीजिए, क्या टाइटल आया क्या, फिर एड्रेस ही आया क्या? नहीं आया? आया। अब ध्यान से पढ़िए जो भी बच्चों को दिख रहा है अच्छी तरह से। अरे राहुल, अच्छा ये लाइट बंद करो ना यार। हाँ, अभी आप देखिए, अगर आपको जाना है तो जाओ, मेरे को अब अच्छी तरह से बताना है, प्रैक्टिकली एक बार देख लो कि ऐसे ही चलता है, जो सीखे वैसे ही होता है। ये देखिए, वी हैव ऑडिटेड द standalone financial statements of Infosys, which comprises of balance sheet, P&L, स्टेटमेंट ऑफ चेंज ऑफ इक्विटी, ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज ऑफ इक्विटी है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये सब क्या है, इंड एस में ये सब आने वाला है फाइनल्स में आपको, इसीलिए वो इंड एस की लागू में है सब। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड ऑल द समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब देखिए यहाँ पे कैसा लिखा है, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the standalone financial statements are given by the information required as per Companies Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with Ind AS as per section 133, read with companies rule which are now amended as Ind AS, and all the generally accepted policies in India, state of affairs of 31st March, जिसमें ये सारी चीजें आती है। अब ये देखिए, बेसिस ऑफ ओपिनियन, we have conducted our audit of standalone in accordance with the standards on auditing specified in this section। अभी आज किया सेक्शन 143(10)। ऐसा मजा आता है जब सीखने अपने को मालूम होना तो समझता है क्या बोल रहे हैं वो। अभी देखो, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी under those standards are further described in the auditor's responsibility और audit of standalone section, मतलब वो बोल रहे हैं नीचे हमने हमारी responsibilities बताई है। We are independent in accordance with the code of ethics issued by ICI together with the ethical requirements that are relevant, and we have fulfilled all the ethical responsibilities as required under ICI's code of ethics. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to give our opinion on the standalone statements। ये टेलर जी आपका SA 701 की ऑडिट मैटर्स। की ऑडिट मैटर्स मतलब वो जो हमें लगता है बहुत सिग्निफिकेंट है, और इसीलिए वो मैटर्स को हमने एड्रेस किया और हमने हमारा भी बताया है। एंड वी डू नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस मैटर्स, वी हैव डिटरमाइंड द मैटर्स डिस्क्राइब बिलो। तो उन्होंने 701 में इन्फोसिस में कुछ की ऑडिट मैटर्स दिया है, और सबसे पहला दिया है, उन्हें लगता है कंपनी का रेवेन्यू रिकॉग्निशन को समझना बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सॉफ्टवेयर्स बनते हैं 4-4 5-5 साल तक, कैसे वो लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यूजर को ये समझना चाहिए। प्लेन AS9 की रीडिंग से नहीं समझ लेगा, इसीलिए उन्होंने कंपनी का रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है उसको की ऑडिट मैटर्स में डालकर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। एक ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे पूरा है। ऑडिटर ने अपना भी
टिप्पणी दिया है कि मैंने क्या क्या किया, मैंने कैसे चेकिंग किया। अगर आप देखेंगे हमने कुछ सैंपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स उठाकर देखे, टेस्ट चेक किया, वो ये कह रहे हैं। कैन यू सी दिस एवरीबडी? हमने इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स चेक किए, तो ये ऐसे कुछ चीज़ों को वो बोल रहे हैं हम लोगों ने चेक करके देखा है और हमने सही से काम किया है। दूसरा, अगर सब बच्चों को A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ याद है तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, उसके ऊपर कुछ एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। तो AS9 में भी था, याद है, एक एग्जाम्पल था मैगजीन, 3 साल मैगजीन चलता है तो आपको 3 साल तक उसको परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से रिकॉग्नाइज करना है। और एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल था कि वो सॉफ्टवेयर 4 साल में बन रहा है, तो जो पेमेंट मिलता है आप भी उसको 4 ईयर्स में रिकॉग्नाइज करें। ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्स यहाँ पर दी है। अब यहाँ पर वो शुरू कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट को। आइए, उन्होंने सब मैनेजमेंट पे फेंकना शुरू कर दिया। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये सारी अदर इंफॉर्मेशन जो है, एमडीए, बोर्ड रिपोर्ट, उसके एनेक्सर्स, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है बनाने का। मतलब ये कह रहे हैं जो पूरी बुकलेट है इसके अंदर जो जो डाला है हमने कुछ भी उसका लेना देना नहीं। बताइए इस पे कौन सा स्टैंडर्ड है अपना, जो अपने इंटर में अभी तो नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड है जो आपको लगता है SA, वेरी गुड, SS 720, ये उस पर लगता है। अरे यस और नो? In connection with our audit of standalone, our responsibility is to read that other information, and in doing so we have to find कि क्या कोई inconsistency तो नहीं है ना जो और हमारे नॉलेज में आई है, तो हमने उनको बता दिया। नीचे अगर आप देखेंगे अब वो बता रहे हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखिए डिट्टो आपकी बुक का सारा, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, सेफगार्डिंग ऑफ असेट, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, selection and application of policies, judgments and estimates, implementation of adequate internal controls, operating effectiveness, ये सब उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑडिटर बोलता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखिए ऐसे 200 का पूरा जो आपने लर्न किया है। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट विच कैन बी आइदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर एंड टू इशू अ रिपोर्ट। अरे ये सो नो, आगे देखो कैसा लिखा है, रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट इज नॉट अ गारंटी कि कुछ एरर निकलेगा। क्लियर है? वो क्लियर क्या बोल रहे हैं, मिस स्टेटमेंट्स कैन अराइज, तो ये हमारा लिमिटेशन है। ये देख, वी हैव एक्सरसाइज जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। डिट्टो जो अपने लिखा है वही वो लोग वहां पे लिखते हैं। अब ये आइडेंटिफाई किए हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, एविडेंस लिया, रिस्पॉन्स, ये देखो कल्यूजन, फॉर्जरी, ये सब हमने चेक किया। ये देखो, ये दिख रहा है 143.3, अरे ये सोनो, ये सारा अब आप उनकी रिपोर्ट है। ये देखो 143.3, वे हमको सारी इंफॉर्मेशन मिली है, हमारे ओपिनियन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर लॉ है, हमारे हिसाब से सारी चीज़ें बराबर है, वो सब सही बोलने वाले हैं, कहीं पे कोई रिमार्क्स नहीं है। डेलॉइट, प्लेस, नेम, ये डेट को देख जरा, कौन सी डेट है ये, 13 अप्रैल को खत्म हो गया बडी ऑडिट। 31 मार्च इधर खत्म होने के बाद इंसान अप्रैल में सोचता बैठे बैठे क्या करें। ये 13 अप्रैल को इन्फोसिस, इसका मार्केट कैप सुनेंगे कैल्सी फट जाएगा, ये इनका ऑडिट होके निपट गया। आप ये समझिए, तो दिस इज व्हाट इट इज। मेंबरशिप नंबर 39,826 क्लियरली इंडिकेटिंग बहुत सीनियर है। मेरा 1,41,000 समथिंग समथिंग है, मुझे याद है, आगे का नहीं बोल रहा हूँ। 1,41,000, इसका 39,000, वेरी सीनियर पर्सन, वेरी वेरी सीनियर पर्सन। यस, इसको आप अभी लिंक्डइन पे जाके ट्रैक करेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कब CA बने, फिर आगे क्या डिग्री ली, कैसे प्रोग्रेस किया। लोग ऐसे ट्रैक करते हैं लोगों को कि क्या मैंने करना चाहिए, अपन ऐसे अंधाधुन CFA, नहीं 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 नहीं, चिट्ठी निकालती हूँ MBA। अरे तुझे क्या करना है वो लिंक्डइन पे सर्च कर, ऐसे लोगों की देख, वो पूरा चेक एंड बैलेंस कैसे वो वहां तक पहुंचा, मालूम तो पड़ता कितने समय में वो पार्टनर तक पहुंचे।
अरे ये नो। तो दिस इज द ऑडिट रिपोर्ट। अब इधर देखिए, ये आपका एनेक्शर ए। कितने लोगों को याद है? एक मिनट, एक और एक चीज बतानी थी। हाँ ये देखो, मैंने बोला था आईएफसी ऑडिट चल रहा है अभी बहुत। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे ऑडिट होकर रिपोर्टिंग होती है, ये उसकी रिपोर्ट है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे रिपोर्टिंग हुई है उनकी, इसके अलग से पैसे लिए होंगे उन्होंने। हाँ उसका अलग असाइनमेंट ही अलग है ना वो। यहाँ पे वो भी हो गया था 13 अप्रैल को। अब ये देखिए, ये है एनेक्शर बी। ये एनेक्शर बी तुम्हारा कारो है, ये अभी कारो है। तो अभी अपने को क्या करने का है? अभी अपने को आने का है अपनी बुक में। आए क्या? अपनी बुक में आए क्या? जो बच्चों ने वो एप्लीकेबिलिटी नहीं लिखी वो यहां पर दे दी है, बुक में है आपके। क्वेश्चन नंबर 41, जिन्होंने नहीं लिखा वो चार्ट से देखकर, वो यहां पर आपकी एप्लीकेबिलिटी है। अब मैं 21 पॉइंट्स को गो थ्रू कर रहा हूं नेक्स्ट 20 मिनट्स, एकदम अच्छी तरह से ध्यान से। एवरीबडी प्लीज अच्छी तरह से। और आपको अगर सच में अच्छी तरह से करना है, और मैं आपको एक क्लीन बोल दूं, सुनो, ये क्लोज नंबर्स है पॉइंट्स के। ये और ये किस पे है, ये लर्न करना पड़ता है। ये मैं आपको बता देता हूं। आप कुछ भी क्लॉज का कुछ भी नंबर देंगे नहीं चलता। मैं आपको सामने से बताता हूं, आपको कुछ करना है तो। पहला क्लॉज फिक्स असेट पे रिपोर्टिंग होती है। फिक्स असेट पे पहला रिपोर्टिंग होता है, पहला क्लॉज। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको बहुत मजा है इसलिए हम एक क्लॉज हमारी बुक से देखेंगे, और वही क्लॉज पर इन्फोसिस ने क्या रिपोर्टिंग किया वो भी देखेंगे। तो आपको प्रैक्टिकली समझेगा कि जेन्युइन वे में वो लोग सारी चीजें बता रहे हैं। देखिए क्या रिपोर्ट कर रहे हैं वो। सबसे पहले सारे रिकॉर्ड्स बराबर से मेंटेन हुए हैं। तो आपको लगेगा दो बार क्यों, एक बार टेंजिबल एक बार इनटेंजिबल। ध्यान से देखिए, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड पर पहले फोकस है, और दूसरा फोकस है फिजिकल वेरिफिकेशन पर। फिजिकल वेरिफिकेशन पर। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंडिंग इट इज सेम वैल्यूएशन एग्जिस्टेंस टाइटल, राइट। और थर्ड ये देखिए, सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज का टाइटल डीड कंपनी के ही नाम पे तो है ना। अब ये क्यों ऐसा बोल रहे, टाइटल डीड कंपनी के नाम पे तो है ना। ये पॉइंट में ना ऐसे बहुत बार देखा गया दुनिया में कि कंपनी की प्रॉपर्टीज है लेकिन कंपनी के नाम पे नहीं है। और सुनिए, फ्रॉड नहीं, कैसा बताऊं, मर्जर। एक सिंपल एग्जांपल, मर्जर एक्विजिशन सबको मालूम है। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया, परचेस कंसिडरेशन दे दिया, बुक्स में सारे असेट्स और लायबिलिटीज अपने आ गए, लेकिन वो प्रॉपर्टी तो अभी भी उसी के नाम पर है ना। तो अब से ये देखना है किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी के सारे टाइटल डॉक्यूमेंट्स अपने नाम पर है क्या। तो उसके लिए उन्होंने ऐसे एक डब्बा दिया है, प्रॉपर्टी का नाम, ग्रॉस वैल्यू, किसके नाम पर है, क्या प्रमोटर डायरेक्टर उनके रिलेटिव के है क्या, कब से है, और अगर नाम नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है वो बताइए। एक डब्बा बना के दिया है, ये आपको फिक्स असेट के रिगार्डिंग बताना है। रीवैल्यूएशन हुआ है तो बताइए, और किस आधार पे हुआ है।
वो भी बताना है, रजिस्टर्ड वैल्यूएशन का रिपोर्ट, ओनली इफ 10% और मोर से ज्यादा हुआ है तो। एंड दिस इज समथिंग दैट हैज कम न्यू, याद है ना, सरकार का भी फोकस बहुत इसके ऊपर है, बेनामी प्रॉपर्टीज। कितने लोगों को मालूम है बेनामी, मालूम है ना, लोगों की प्रॉपर्टी रहती बट बताना नहीं है, तो किसी दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी लेना, लेकिन बेनिफिशियल ओनर आप रहते हैं, राइट। बड़ी, अब देखो इन्फोसिस में कैसे रिपोर्टिंग होती है, उन्होंने देखो कितने कितने सही से ऐसा बोला, ये देखो एवरीबडी, आप देखना उनका सब सही, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गलत है और सही है, सही है, सही सच में, और सच में ही बताया उन्होंने, ऐसा बोला है कंपनी ने सच में सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, कंपनी ने सच में सारे इंटेंजिबल एसेट्स के रिकॉर्ड किए हैं, कंपनी का खुद का एक प्रोग्राम है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट, आपकी बुक में आप अच्छी तरह से, क्योंकि मतलब पहली बार आप पढ़ रहे हो, आपके बुक में लिखा हुआ है रीजनेबल इंटरवल्स, ये देखिए उसका मतलब होता है 1 in 3 years, हर 3 साल में एक बार, तो आप, मैंने किया भी है, बट आप, मेरे को मालूम नहीं आप वही अंडरलाइन करते हो क्या जो मैंने किया, ये है 1 in 3 years रीजनेबल इंटरवल्स। ये देखो बड़ी, देखते रहिए प्लीज, ये देखो बेस्ड ऑन हमने क्या एग्जामिन किया, देखो उन्होंने क्या एग्जामिन किया, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट्स, लीज एग्रीमेंट्स जहां पर बिल्डिंग्स बन रही है, ऑलरेडी बनी हुई बिल्डिंग्स, जितनी भी सारी चीजें हमने देखा सब कंपनी के नाम पर ही है, और पांचवा, कोई रिवैल्यूएशन हमने किया ही नहीं ये साल, तो हम वैल्यूएशन रिपोर्ट का नाम क्यों बताएं, फोर्थ वही है ना, और फिफ्थ ये देखिए, कोई भी तरह की प्रोसीडिंग्स कंपनी के खिलाफ ना पेंडिंग थी ना भी है एज पर द बेनामी एक्ट, उनकी सारी रिपोर्टिंग हो गई असेट पर। तो अगर कोई एकदम ध्यान से कार्य करना चाहते हैं, 5 पॉइंट्स है, सुनो, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल असेट्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, थर्ड टाइटल डीड सब तुम्हारे नाम पे है क्या, अरे बोलो ना, अगर तुमने रिवैल्यूएशन किया है तो फिर रिपोर्ट्स अगर इसका डिस्क्लोजर, और पांचवा बेनामी की प्रोसीडिंग्स कुछ है क्या, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत कुछ आपका प्रॉब्लम है क्या, वो 5 चीजें असेट पे बताना। मैंने आपको बता दिया पहला पॉइंट, अभी एक पॉइंट हुआ ये असेट पे, राइट सिद्धि मैम। नंबर 2 अब आता है ये इन्वेंट्री पर, अब ये रिपोर्टिंग इन्वेंट्री पे होती है, ये देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन, रीजनेबल इंटरवल, सुन लो ना, फिक्स असेट में रीजनेबल इंटरवल इज 3 years में एक बार, इन्वेंट्री में रीजनेबल इंटरवल इज ईयर में एक बार, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी दिखी 10% या उससे ज्यादा तो बताना है। परफेक्ट एवरीबडी। नंबर 2 इन्वेंट्री पर, अगर 5 करोड़ से ज्यादा किसी बैंक से वर्किंग कैपिटल का लोन लिया गया है, तो वो याद है ना, बैंक को एक तसल्ली चाहिए कि उतना इन्वेंट्री तुम्हारे पास है क्या, तो क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल्ड किए गए थे क्या, ये चेक करना है। लेट अस सी व्हाट इन्फोसिस स्टेट्स, ये देखो इन्फोसिस किस में, गुड्स में है कि सर्विसेज में, ये देख, कंपनी डज नॉट हैव एनी इन्वेंट्री एंड देयरफॉर दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अस, समझ रहा है, अब इन्वेंट्री नहीं है तो उन्होंने कोई लोन भी नहीं लिया होगा, कंपनी ने कोई लिमिट इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ सैंक्शन नहीं करी है, अरे यस और नो, एंड देयरफॉर दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल टू अस। देखा कैसे सीखने मिल रहा है, वो बराबर से उनकी रिपोर्टिंग चल रही है। तो इन्वेंट्री में 2 पार्ट्स पे आपको करना है, एक फिजिकल वेरिफिकेशन और दूसरा
5 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर बैंक सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट बात करना है इन्वेंट्री पे। पहला फिक्स असेट पे था, दूसरा इन्वेंट्री पे था, बराबर। तीसरा पहले अब हमारी बुक से। नाउ क्या कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट्स करी है, कोई गारंटी दी है, कोई सिक्योरिटी दिया है, कितना क्लियर बोल रहे हैं वो? ये उन्हें लागू नहीं होता जिनका लोन देने का ही बिजनेस है, नहीं तो सभी रिपोर्ट हो जाएगा इधर। परफेक्ट। अब क्या रिपोर्ट करना है? लोन दिया है तो एग्रीगेट अमाउंट जो सब्सिडरी जेवी और एसोसिएट को किया है। कितना खतरनाक पॉइंट है मालूम है? ये कहां पकड़ना चाह रहे हैं? आजकल बहुत होता है ना, लोन लेके डाइवर्ट कर देना, सब्सिडरी को डाइवर्ट, वो सब्सिडरी उसको दे रही है और फिर वो पैसा गायब भी हो जाता। तो एज ऑन डेट क्या आपने कोई लोन, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट करी है सब्सिडरी एसोसिएट कंपनीज में? उसकी लिमिट बताइए। अदर देन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर, ये बात होती है सब्सिडरी जॉइंट वेंचर की, ये बात है अदर देन। नंबर 2, ऐसा तो कोई लोन नहीं दिया ना विच इज इन डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। डेट्रीमेंटल मतलब कंपनी ऐसा लोन फ्री में, फ्री इंटरेस्ट पे लोन दिया, तो फ्री इंटरेस्ट पे लोन देना मतलब कंपनी का नुकसान हुआ ना, तो इसको बोलते हैं डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, लोन तो दिया, पेमेंट रेगुलर आ रहा क्या? नंबर 5, ओवर ड्यू है, रिकवरी के स्टेप्स ले रहे क्या? जितना मैं कर रहा हूं उतना ही करना है। और मैं तो बोलूंगा बाजू में मैंने इतना स्पेस रखा हुआ है, जो बच्चे को मालूम है कि वैसे भी ये कभी कर नहीं सकने वाला मिलन, कोई नहीं कर सकता, अपने को अपने वर्ड्स में लिखने का रहता है। वो बोलेंगे क्लॉज 3 कारो रिपोर्टिंग बताओ, तो इट हैज टू बी पॉइंटर्स। लोन दिया क्या? सब्सिडरी एसोसिएट जेवी। लोन दिया क्या? अदर देन सब्सिडरी एसोसिएट जेवी। नंबर 3, डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट तो नहीं है ना। नंबर 4, रेसिप्ट तो रेगुलर है ना। नंबर 5, रिकवरी के रीजनेबल स्टेप्स तो ले रहे ना। बाजू में एक एक पॉइंट लिख दिया तो फिर आपको लिखने में आसानी होती है बड़ी। नेक्स्ट, जो भी लोन ड्यू है उसको रिन्यू और एक्सटेंड कर दिया बाय गिविंग फ्रेश लोन्स। और ऐसा कोई लोन देना जो रीपेबल ऑन डिमांड या विदाउट कोई टर्म्स ऑफ कंडीशन और रीपेमेंट के। अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला। देखो इसमें जब पढ़ते हैं तो कितना क्लियर होता है। इधर देख बडी, बडी इधर देख। वो कहते हैं हाँ, हमने हमारी सब्सिडीज को ड्यूरिंग द ईयर 427 करोड़ की लोन दी थी और एज ऑन 31 मार्च आउटस्टैंडिंग अमाउंट सिर्फ 43 है, मतलब 90% रिकवर भी हो गया। तो अपने को क्लियर होता कि ठीक है। आगे देखिए, इन आवर ओपिनियन ऐसा कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन नहीं दिया गया था जो कंपनी के हित को नुकसान पहुंचाए। था ना ये पॉइंट? नंबर 3, रीपेमेंट्स हमेशा से रेगुलर ही रहे हैं, कोई भी इरेगुलरिटी नहीं दिखी, मतलब जिनको भी उन्होंने लोन दिया समय पे लोन आता था। नंबर 4, लोन कोई भी ओवर ड्यू नहीं रहा कि पेंडिंग है, ड्यू डेट आ गया, अभी तक पैसा बाकी है, नहीं दे रहे। नो लोन वॉज ग्रांटेड, ऐसा जो पिछला लोन बाकी नहीं तो नया लोन सैंक्शन किया, ऐसा भी हमारे को कहीं दिखा नहीं। ये कोविड में हुआ है ना, बहुत थोड़ा गलत हो गया ये। देखिए मैं कोई टिप्पणी करने वाला होता नहीं, बट गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम्स थी ना कि आपका कोई लोन बाकी है तो आपको अनसिक्योर्ड और एक लोन मिलेगा। कोई व्यक्ति कह रहा है कि सब पैसा नहीं है मेरे पास,
मैं लोन नहीं चुका सकता, तो सरकार ने कोविड में क्या स्कीम लाया, ठीक है तुम और एक लोन ले सकते बस, और वो भी बिना कुछ गिरवी रखे। अब वो लोन लेना आफ्टर अ ईयर, उसके बैलेंस शीट में अब 2 लोन खड़े। एक्चुअली पर्पस क्या था और क्या पर्पस से हुआ, वो तो हो गया जो भी है। पेटीएम हैज स्टार्टेड, देयर विल बी अ बिग डाउनफॉल अभी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। फाइनेंशियल सेक्टर का बजा के रख देंगे अब। बैंक्स आर फुल इन स्ट्रेस। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 30% ऑफ द टोटल लोन्स आउटस्टैंडिंग आर अनसिक्योर्ड। डिस्क्रिशनरी स्पेंड, क्रेडिट कार्ड, पे लेटर, हर छोटी छोटी चीज ईएमआई ईएमआई ईएमआई, आने दे आइसक्रीम पानीपुरी ईएमआई चल रहा है। तो अभी बजेगा, अभी टाइम है उसको, धीरे धीरे नेक्स्ट नेक्स्ट, अपने कुछ नहीं करना इधर। कंपनी हैज नॉट ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांसेस, ऐसे जो रीपेबल ऑन डिमांड हो या विदाउट कोई टर्म्स एंड कंडीशन हो, इसलिए ये पॉइंट तो हमें एप्लीकेबल ही नहीं होता। सॉर्टेड है पक्का। 1 मिनट जरा सोचिए, पहला पॉइंट किस पे था, फिक्स एसेट्स, दूसरा किस पे था, इन्वेंट्री, थर्ड किस पे है, लोन्स एंड एडवांसेस, यस और नो। अब चौथा, क्या कोई लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सेक्शन 185 186 के तहत सब कंप्लायंस हुआ है क्या? बस। अब आप बोलेंगे हाइला, फिर ये समझने के लिए तो मन्ने तो हाँ समझना पड़े ने। दिस इज सेक्शन गवर्निंग ट्रांजैक्शन विथ डायरेक्टर्स एंड केएमपी। Company has complied with the provisions of 185 and 186 in respect of loans granted, investments made and guarantees and securities as applicable. कारों में भी इतना ही बोला था, 185 186 कंप्लायंस हुआ क्या, ये कह रहे हैं 185 186 का कंप्लायंस हुआ। आपको बाद में नहीं समझेगा, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया। 185 186 मींस ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के साथ हुए व्यवहारों को इस सेक्शन में बताया गया। फिफ्थ पॉइंट मालूम है किस चीज के ऊपर है? याद है ना आपको, एक चैप्टर है डिपॉजिट्स। ये देखिए, अगर आपने कोई डिपॉजिट्स लिए हैं, यस, तो कोई कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं है ना, कोई एनसीएलटी या आरबीआई का आपके खिलाफ, कोई ट्राइब्यूनल के आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं हुआ है ना? हुआ है तो बता दो। ये देखो, व्हाट डज इन्फोसिस इज रिप्लाइंग, we have not accepted any deposits which comes under the definition of deposits, hence reporting of this is not applicable to us. तो डिपॉजिट लिया है तो इसमें आएगा, नहीं आएगा तो कैसे आएगा? सिक्स्थ, ये देखो सेक्शन 148 में तो बोला है, क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए क्या? सिक्स्थ पॉइंट, बराबर। ये कहते हैं हम ऐसे धंधे में हैं जहां पर हमें तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं करने पड़ते, हमें तो कॉस्टिंग का कुछ लागू ही नहीं होता, तो फिर हमें ये पॉइंट लागू नहीं होता। ओके, मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत बार ऐसा होता है, मुझे 1-2 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये ऐसा मेड एंड मेंटेन्ड में आपको एज अ स्टैट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट नहीं करने का है, तो ओनली प्राइमा फेसी यू हैव टू चेक वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट आर रिक्वायर्ड आर मेंटेन्ड और नो. You don't have to verify the accuracy of those costing records. Please make a note of this. Huh? Next, what is the 7th? ये देखिए ना, 7th क्या है? ये टैक्सेस के नाम सुने आपने? जीएसटी, पीएफ, ईएसआईसी, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेस, ऐसे सारे ड्यूज। कितने ड्यूज हैं जो 6 महीने से बाकी पड़े, और अगर बाकी है तो वो कौन से डिपार्टमेंट के सामने आपका डिस्प्यूट चल रहा है? अब इस पे बताना है। ये देखिए, उनका तो वो बोल रहे हमारा बहुत है, ये देखो डब्बा बना के दे दिया उन्होंने, वो बोल रहे ये देखो इनकम टैक्स के हिसाब से असेसमेंट ईयर 16-17 का आईटी-80 के सामने हमारा केस चल रहा है। ये देखो इनकम टैक्स सीआईटी अपील्स,
ये कौन से ईयर की असेसमेंट चल रही है? देखो अमाउंट देखो 2500 करोड़ का केस चल रहा है उनके ऊपर, ये सब चल रहा है, वो बोल रहे चलेगा। इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर 8/9 से अभी तक चल रहा है, 3844 करोड़ का कार्यक्रम है। इक्वलाइजेशन लेवी पे केस चल रहा है, कस्टम ड्यूटी पे केस चल रहा है, एक्साइज पे चल रहा है, जीएसटी पे भी उनके ऊपर केसेस हैं। ये सब इनके ड्यूज क्या है? बोलो बोलो, कौन से एक्ट चाहिए तुमको? कौन से एक्ट चाहिए? सेल्स टैक्स, फाइनेंस एक्ट, नेशनल इंटरनल रेवेन्यू कोड, ये सब वो सामने अमाउंट्स देख लीजिए। हाँ मतलब ये दूसरे देश में भी उनके कुछ केसेस पेंडिंग होंगे। यस, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा अमाउंट है 182 करोड़। अब वो मत पूछो क्या है वो। नेक्स्ट, ये यूके में केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट ऑफ बेंगलुरु में केस चल रहा है। अरे बाप रे, ये किसका है? ट्रेड लाइसेंस पे कुछ 3 करोड़ उनके बाकी है, उसमें भी एक स्टे ऑर्डर आया है 60 करोड़ का। छोटी छोटी अमाउंट है सब। यस, ये देखो ये 4 जो लिख रहा है ना, यहाँ पे लेस देन 1 है, तो बीच बीच में देखो वहां पे 4 है। ये यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि सर्विस टैक्स 1 करोड़ से कम होगा। ये क्लियर है? समझ रहा है? सच्ची नहीं सर, रिलेट नहीं करने का क्या? करेंगे तो मजा आएगा ना। नेक्स्ट, फिर बातें, फिर कुछ भी बातें करना, कुछ भी करना। अरे रुको इधर। whether any transactions which were not recorded in the books have been surrendered or disclosed under the Income Tax Act, and if so whether the previously unrecorded income has now been properly recorded। कितने लोगों को मालूम है ये कौन सी चीज के बारे में बोल रहा है? ये आपके इनकम टैक्स में आते रहता है ना, वो क्या आता है? एमनेस्टी स्कीम्स। वो पिछले कुछ इनकम्स नहीं बताए हैं तो वो वॉलेंट्री डिक्लेरेशन कर दो करंट ईयर में, पे द टैक्स एंड फिनिश इट ऑफ। यस और नो? तो वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ हुआ क्या, पिछले टाइम नहीं बताया फिर अभी बता दिया। तो वो कह रहे देयर वर नो ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू प्रीवियसली कुछ अनरिकॉर्ड इनकम है जो हमने करंट ईयर में सरेंडर या डिस्क्लोज करी। ऐसा हम पे तो कोई लागू होता नहीं। ये बोलते हैं कि हमने जो था हमारा बताया, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। 9th, अब कंपनी के ऊपर है। बढ़िया देखो, इसके पहले वाला रूल था कंपनी ने क्या किसी को लोन दिया है क्या और वो बाकी है क्या अपना लेने का। अब अपने ऊपर, क्या कंपनी ने लोन लेकर कहीं पे डिफॉल्ट किए हैं क्या? तो ये डब्बा बना के दो। वो बोलते किससे लोन लिया, मतलब नेचर ऑफ बोरोइंग, कहां से लिया, कितना अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना, कितने दिन से बाकी है, और उस पर कुछ जरा टिप्पणी भी कर दो। ये डब्बा बना के दो कि बाकी है तो। नंबर 2, ये कितने लोगों को मालूम है आजकल ये बहुत चल रहा है? हाँ, एबिलिटी है बट विलिंगनेस नहीं है। विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गए तो फिर वो नो फ्लाई जोन में भी आ जाता है इंसान। अभी तुम उड़ भी नहीं सकते, कुछ उड़ गए, लेकिन अब अगर विलफुल डिफॉल्टर हो गए तो तुम्हारा पासपोर्ट पहले ही क्या कर लेते हो, जब्त। नहीं तो फिर तुम भाग जा रहे तो फिर तकलीफ हो जाती। नेक्स्ट, लोन लेना और वो पर्पस के लिए यूज नहीं करना, कहीं तो भी और जगह पे डाइवर्ट कर देना, तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम है। आपने लोन लिया और कहीं दूसरे जगह पे डाल दिया। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म के लिए लेना और लॉन्ग टर्म में लगा देना। कंपनी ने लोन लिया है बट अपने लिए नहीं, अपनी किसी सब्सिडरी एसोसिएट जेवी के लिए। ये वेदांता में आपको कंफर्म मिलेगा। और क्या कंपनी ने कुछ लोन्स लिए हैं अपनी सब्सिडरी या एसोसिएट के शेयर्स को गिरवी रखकर? ये मस्त है, नेबर का बच्चा गिरवी रख के लोन लेना, ये दैट इज नाइस कंसेप्ट। तो वो ये देखिए उन्होंने क्लियर क्या बोल दिया, बट ये देख लीजिए ना, हमने कभी कोई लोन लिया ही नहीं, हमें कभी विलफुल डिक्लेयर हुआ ही नहीं, हमारे को किसी को कोई पैसे देने नहीं, हमने कभी भी शॉर्ट टर्म से पैसा लेकर लॉन्ग टर्म में लगाया नहीं, और कंपनी के कभी भी पैसा
अपने सब्सिडरीज के ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए उठाया नहीं, ना हमने कभी पैसा रेस किया, तो फिर हमें ये क्लॉज लागू होता ही नहीं। तो डेट फ्री, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट 10th, क्या क्या मिलता है ऐसा करके? 2 पॉइंट होगा कि अरे किसी किसी यार क्या खत्म होने दो ना बाबा। 10th आईपीओ या एफपीओ आपका आया था, यस, एंड उसमें अगर कोई इश्यूज हैं तो आपको बताना। और क्या इश्यूज हैं? जिस पर्पस के लिए आपने फंड्स रेज किए थे उस पर्पस के लिए ना लगे हो तो बताना है। एक मिनट, ए बिट किसके ऊपर है? आईपीओ और एफपीओ। टाइम है सर। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट आपका सेकेंड पॉइंट में, सेक्शन 42 एंड 62। प्रेफरेंशियल एंड प्राइवेट 42 एंड 62 के तहत आपने अगर कोई फंड्स रेज किए थे और उसका कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है तो वो आपको बताना है। तो याद रखिए 10th में जहां भी फंड्स रेज किए हैं, अब उन्होंने देखो क्या बोला 10th में, बड़ी हमारा ये साल कोई आईपीओ एफपीओ आया ही नहीं, तो ए बिट हमें लागू नहीं होता। और ना हमने किसी को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है, ना कोई प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, तो ये भी पॉइंट हमें लागू नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट 11th आपका फेवरेट है, मैं उसमें अब कुछ भी दिमाग लगाऊंगा नहीं। एक मिनट इधर देखो, अगर आपको फ्रॉड मिला है तो क्या आपने रिपोर्ट किया? क्या सेक्शन 143(12) के तहत? ये आपको मालूम है, आपका हो भी गया है। 143(12) क्या है? 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर, क्या रे बडी, यस और नो? व्हाट इज दिस? कितने लोगों को ये पता है? किसी ने बोला सीटी बजाने वाला? रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जाके बोल देता है मेरे मालिक का ऐसा ऐसा इशू फ्रॉड हो रहा है। विसल ब्लोअर, विभीषण, ओके। क्या विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शंस हैं क्या? प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर सकते आप। वी हैड अ क्लाइंट, विसल ब्लोअर बजाया उसने क्लाइंट का, और वो क्लाइंट हमारे सर के पास आया था, इतना पाला, इतना खिलाया, फिर भी ऐसा कर दिया। और उसके कुछ राइट्स में ऐसा है, उसको आप जॉब से नहीं निकाल सकते। मतलब उसने आपका बजा दिया, फिर भी वो रोज आके आपको बोल रहा है गुड मॉर्निंग सर। कितना चुभ रहा है ये, आप मानेंगे नहीं। हमारे सर ने जो ऑप्शन दिया और जो रूल बताया, वन साइड एकदम। सर ने बोला कोई स्पेसिफिक केबिन है आपके पास खाली? बोले हाँ। वहाँ पे सिर्फ एक पंखा, एक लाइट और एक टेबल दीजिए, और उसको बोले वहाँ पे जाके बैठना है, कुछ भी काम नहीं करने का, 30 डेज होगा कि सैलरी लेके जाने का। आपको समझा भी नहीं क्या हो रहा है। वो आया, वो टेबल पे आके बैठ गया, क्या काम करने का? देर इज नो पेंसिल, नो रबर, नो पेज, नो कंप्यूटर। यू वॉन्ट टू डू अ जॉब ना, यू कम, आई एम गिविंग यू फ्री पैसा ना, यू कम, यू सिट, लंच का टाइम हुआ, डब्बा खोलने का, खाने का और बैठ जाने का, बैठे रहने का। आप मानेंगे नहीं, 15 दिन में वो खुद ही छोड़ के चला गया। बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग एनिमल्स नहीं है कि पूरा दिन हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। ऐसा अपन जब पढ़ते तो अपने को ऐसा लगता है कि शेट मुझे रिलैक्स करना है। एक दिन जेन्यूनली ऐसा करके देखो, बेड पे लेट जाओ एलिगेटर की तरह, वो सिद्धार्थ गार्डन में कैसा पड़े ही रहता हो, आप ऐसा करके देखो, मोबाइल नहीं देखना, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही पड़े रहो। अपन कितनी देर तक ऐसे चार दीवार को स्टेयर कर सकते हैं? अरे बडी, यू विल गो क्रेजी, योर ब्रेन्स विल स्टार्ट रिलीजिंग सच केमिकल्स जहां पे आपको समझेगा नहीं क्या हो रहा है। आप चार दीवारी को देख रहे हो, कोई बात करने को नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे रहना। कितनी देर दीवार को देखेगा? सामने दीवार, बाजू में भी दीवार, पीछे एक दरवाजा, बैठे रहे। 10 दिन में वो खुद ही रिजाइन करके चला गया, कोई वायलेंस नहीं, कुछ नहीं, कंप्लेन नहीं। और कंपनी ने बोला, हम तो बोले उसको फ्री में पैसा देगा, तुमको काम ही नहीं कराना, फ्री में पैसा लेके जाओ, कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या करेगा? चला गया वो, छोड़। कुछ भी नहीं सर, काम है ना, पैसे दे रहे ना। फिर फोन कैसा? तो सर तो आप तो नेटफ्लिक्स चालू हो जा रहे, तुम्हारा अलग कार्यक्रम है सर। नो नो नो,
ये कैसा व्यक्ति है भाई? मुझे जाना है, अभी हो गया डन। एवरीबडी वेट ना। 12 निधि कंपनी, ये क्या है? क्या हो रहा, क्या मालूम। वेट वेट वेट, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, सुनिए ना। पता है कि आपको निधि कंपनी क्या होता है? क्या तुम्हें ऐसा कभी ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कितनी शर्म आ रही है? ऐसा कभी होता है तुम्हारे साथ? निधि कंपनी नहीं मालूम है? कितने लोगों को नहीं मालूम है निधि कंपनी में? अ ग्रुप ऑफ पीपल कम, द मनी सोर्स फ्रॉम एवरीवन, एक पूल ऑफ पैसा बनाते हैं और उस पूल ऑफ पैसे से उन्हीं लोगों को जब भी पैसा लगता है तब दिया जाता है। सर म्यूचुअल फंड अलग हो गया, चिट फंड अलग हो गया, निधि फंड एकदम अलग हो गया। कुछ भी आप कंपेयर मत कीजिए। उनका तरीका काम करने का सही है, बट ऑब्जेक्टिव पर्पस एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट? ओके, तो उसमें आपको ये एक रेशो देखना है, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशो 1:20 रहना चाहिए। मतलब फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ शेयर कैपिटल, समझ के चलिए, 20 रुपीज का डिपॉजिट कैन बी टेकन। तो 1:20 का रेशो और 10%, यस, ऐसे मिनिमम डिपॉजिट्स होने चाहिए जहां पर कोई गिरवी ना रखा हो। अगर उसमें कोई डिफॉल्ट है, डिपॉजिट लिया और उसमें अपने पैसे नहीं दिया, तो फिर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। चलो बिना देखे बता दीजिए, इन्फोसिस इस 12 पॉइंट पे क्या बोलेगा? क्योंकि वो निधि कंपनी थोड़ी है। तो 12th में लिखा गया है, द कंपनी इज नॉट अ निधि कंपनी एंड देयरफॉर दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू अस। यस, नेक्स्ट। एक मिनट, अब आ गया आपका रिलेटेड पार्टीज। यस, तो रिलेटेड पार्टीज के साथ अब व्यवहार आपके सारे इधर आ जाएंगे पॉइंट नंबर 13 में। 13 में आ जाएंगे रिलेटेड पार्टीज। तो यहां पर वो क्लियर कह रहे हैं, ये देखो उन्होंने क्या बोला, हमने रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन करे हैं, बट कैन यू सी द सेकंड लाइन, हैव बीन डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एज पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। मतलब एस 18 तो उन्होंने किया है, वो कह रहे हैं, और हमने डिस्क्लोज किया है, तो फिर नथिंग टू वरी अबाउट। 14 याद है ना ये बड़ी, इंटरनल ऑडिट होता क्या और उसकी रिपोर्ट्स क्या स्टैट ऑडिटर ने देखी थी क्या? आप समझ रहे हैं? आप एक एक चीज पे कैसे देख रहे हैं वो बताइए। इस पॉइंट से क्या समझ में आ जाएगा? उसकी इंडिपेंडेंसी, स्टैट ऑडिटर ने कितना काम किया, क्या किया। तो 14 नंबर का पॉइंट उसके ऊपर है। और इन्होंने अब देखो क्या बोला, इन आर ओपिनियन इंटरनल ऑडिट एज पर द साइज ऑफ द बिजनेस था, और यस हमने इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट्स कंसिडर किए थे टू डिसाइड आर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, क्लियरली स्टेटेड। तो नहीं करने का, देर आर नो इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल टू द कंपनी एंड देयरफॉर दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल टू अस। परफेक्ट। नेक्स्ट, क्या कंपनी ने, अब इसमें ना ये वाला एस्पेक्ट है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस एंड सेक्शन 192। ये 192 इज ऑन योर रेम्यूनरेशन, और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का मतलब है वो बंगलो देते, सर्वेंट देते, गाड़ी, यस। और 192 में मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन दिया है, उस लिमिट के ऊपर गए तो आपको रिफंड भी करना पड़ता। तो वो सारे कंप्लायंसेस हुए हैं क्या? ये देखो, उन्होंने तो क्या क्लियर बोल दिया, हमने कोई सर का ना पेन, उसको कलर करना है ना, हमारे हिसाब से कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन किसी भी डायरेक्टर के साथ या डायरेक्टर से जुड़े व्यक्ति के साथ इस बार इस पर्टिकुलर ईयर में नहीं हुआ है। तो नो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड इनटू। डाउट सर?
नेक्स्ट 16। अब मुझे बताइए 16 किसके लिए लागू होगा, थोड़ा आप सोच सकते हैं। बैंक को तो लागू ही नहीं होता ना ये, एनबीएफसी। तो सबसे पहला, क्या कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या, और अगर है तो रजिस्ट्रेशन लिया क्या। नंबर 2, वैलिड एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी तो कर रहे हैं ना। मैं आपको इसका बी बिट बताता हूं, इसका मतलब क्या है और ए का मतलब क्या है। पहले ए का मतलब क्या है कि सर्टिफिकेट लिया क्या, अब बी का मतलब क्या है सही पर्पज से किया क्या। तो आपको एक चैप्टर था एडवांस अकाउंट्स में, अभी वो दुखदपूर्वक उड़ गया। 8 प्रकार की एनबीएफसी होती है सर। आप जो एनबीएफसी है ना उसका हर एक का लाइसेंस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अलग है। तो ऐसा देखा जा रहा है लोग एक वन ऑफ द टाइप ऑफ एनबीएफसी इज एएफसी, असेट फाइनेंस एनबीएफसी, और आप वो लाइसेंस लेते हो और असेट को फाइनेंस करने के जगह पे अपन जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, टाटा हाउसिंग फाइनेंस, ऐसे लोन बांटने का काम चालू कर देते लोग। तो है एनबीएफसी दिखाने के लोग क्या बोलते हैं हमारे पास आरबीआई से परमिशन है, लेकिन आपने जो टाइप की एनबीएफसी ली है वो टाइप का बिजनेस नहीं कर रहे आप। तो सेकेंड बिट पे बात वो है कि वैलिड सर्टिफिकेट और वही बिजनेस करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। नंबर 3, कोई सीआईसी है क्या, और अगर एक से ज्यादा सीआईसी है तो क्या। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, आपको मालूम है टाटा का इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सारी सब्सिडरी एक कंपनी एक दूसरे अंदर। टाटा स्टील का सब कंपनी में स्टेक है, टाटा मोटर्स का सब कंपनी में स्टेक है, टाटा सन्स का सब में। कल जाकर इनको अगर फटाफट से एक कंपनी को दूसरी कंपनी की सब्सिडरी बनानी है या मेक श्योर करना है कि ये कंपनी उस कंपनी में स्टेक ले, तो उनका एक टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। दीज आर रजिस्टर्ड एज सीआईसीज। वो सीआईसीज अगर आपके ग्रुप में है तो आपको वहां पे बताना है कि ये देखिए पहली बात उन्होंने बोला है हमें आरबीआई से कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, हम एनबीएफसी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। हमारी कोई भी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी विद इन द ग्रुप है ही नहीं, सो दे डोंट हैव एनी सीआईसी एंड देयरफॉर अगेन दे से दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल टू अस। क्लियर, पक्का एवरीबडी। नेक्स्ट, अ वेरी स्मॉल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, मैंने क्या बोला था पहले कितने थे अभी कितने हैं। हाँ अब ये चालू हो रहा है। क्या कंपनी ने कोई कैश लॉस किया था क्या पिछले प्रीसीडिंग ईयर, अगर हाँ तो बताइए, मुझे बताइए कैश लॉस पे क्यों फोकस है इनका, लॉस पे क्यों नहीं है। क्योंकि आपको बोलूं बड़ी 50% मतलब अगर लॉसेस दिख रहे हैं ना उसमें 75% कैश लॉस नहीं होंगे, सिर्फ लॉस होंगे। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल ना भारती एयरटेल, बड़ी आप उनका देखेंगे तो ऐसे वो लॉसेस में रहे। क्यों लॉसेस में, उनका टावर का डेप्रिसिएशन और 5G के लाइसेंस का अमोर्टाइजेशन ही इतना हेवी रहता कि वो आपको ऐसे लॉसेस में दिखेंगे। बट आप सिर्फ डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हटा दीजिए, देखो कितनी कैश रिच कंपनीज है। तो वो ये बोल रहे कोई स्पेसिफिक कैश लॉसेस अगर है ना तो जरा बता दीजिए। तो क्या इन्फोसिस कभी कैश लॉसेस में था, कंपनी ने कभी कोई भी कैश लॉस फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया है और ना कि पिछले साल भी था। तो कैश लॉसेस नहीं है, तो बहुत रिच बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है। इसका स्टार्टअप है तो फिर वार्तालाप। नेक्स्ट, क्या ऑडिटर ने बीच में कोई रिजाइन वगैरह किया था क्योंकि उसने कुछ इशू ऑब्जेक्शन कंसर्न्स बताए थे। मतलब अभी अभी जो कारो है अगर आप है तो आप पहले देखिए आपके पहले कोई था क्या, बीच में से कोई गया था क्या। देखते हैं डेलॉइट क्या बोलता है। डेलॉइट बोलता है देयर हैज बीन नो रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट ऑडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। तो यही थे वो, इसके पहले कोई नहीं था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इधर ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग and expected date of realization and payment, other information accompanying the financial statements,
क्या ऑडिटर के नॉलेज में ऐसी कोई बात आ रही है क्या जहां पर आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी आ सकती है और कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को नहीं चुका पाएगी? कितनी लाइबिलिटीज को? 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। मतलब आपको कुछ रेशोज निकालने हैं। अब वो रेशो हो सकता है डेट इक्विटी रेशो निकाल लो, यस, वर्किंग कैपिटल्स देख लो। आपको एक तरह से देखना है। आपको ऐसा लगता है क्या अभी अगर एज ऑन 31 मार्च 23 है तो वहां से एक साल में जो भी लाइबिलिटीज आने वाली है क्या कंपनी उसको चुका सकेगी ना? अगर आपको कहीं पे लगता है कि नहीं, मे बी देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स, फिर आप यहां पे बता दीजिए। क्या लगता है यहां पर उन्होंने क्या बोला होगा? हाँ, इधर पहले निगेशन लिखा है ना, नथिंग हैज कम टू आवर नॉलेज कि ऐसा होगा। मतलब हमने तो जितना इवैल्यूएशन किया उसमें हमें क्लियर दिख गया ऐसा कुछ इवेंट है ही नहीं कि वो अपना नहीं चुका पाएंगे। नथिंग हैज कम टू आवर नॉलेज एंड अटेंशन विच कॉजेज अस टू बिलीव कि सच में कंपनी अपनी सारी लाइबिलिटीज को नहीं चुका पाएगी। देखिए आगे देखो उन्होंने, लेकिन वी हाउएवर स्टेट दिस इज नॉट एन अश्योरेंस ऑन द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ बिजनेस। कौन सा स्टैंडर्ड? ऐसे 200। नाइदर हम कोई गारंटी देते हैं ना अश्योरेंस देते हैं कि ऐसा होगा, बट अभी तो हमारी नजर में ऐसा कुछ नहीं आया है। 20, क्या कोई वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कंपनी ने कोई अनस्पेंड अमाउंट जो है विद इन द 6 मंथ्स कहीं पर ट्रांसफर किया है क्या? कितने लोग बोलेंगे कौन सी चीज के बारे में बोल रहा है? CSR, CRR, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स सब घूम रहा है। और अगर हाँ तो कितना अमाउंट ऐसा अनस्पेंड है जो आपने ट्रांसफर कर दिया? तो CSR इनिशिएटिव्स पे बात हो रही है। यहां पर उन्होंने बोला है उनको तो ऐसा कोई भी अनस्पेंड अमाउंट दिखा नहीं कि ऐसे कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट उन पे लागू नहीं होता। एंड रिस्पेक्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कंपनी ने अनस्पेंड CSR को ट्रांसफर कर दिया है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अपने इसमें 30 डेज का मेंशन है क्या? हाँ, आपने इधर नहीं लिखा है, आपके सेक्शन में है क्या? इस सेक्शन में 30 डेज की मेंशन है क्या? अगर आपको याद नहीं है तो लिख दीजिए। उन्होंने ऐसा लिख दिया है विद इन द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6। आपके सबसेक्शन 6 में है ना ये 30 डेज वाला पॉइंट? द लास्ट वन, वो बोल रहे हैं कहां कहां पर क्वालिफिकेटरी रिमार्क्स दिए होंगे, तो जरा पैराग्राफ लाइन नंबर बता देना। वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क्स in the report of the company included in the consolidated financial statements. If yes, please indicate the details of such company, the paragraph numbers containing the qualification or remarks. क्या लगता है क्या रहेगा इन्फोसिस का? कुछ भी पॉइंट नहीं है, उनके कोई रिमार्क्स ही नहीं है। यस, पक्का एवरीबडी। तो ये कुछ 21 पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपकी कारों की रिपोर्टिंग होती है। आज आप इसको एक बार गो थ्रू कीजिए। कल मेरे पास एक स्टोरी है कि वो 21 पॉइंट्स हम सारे एक साथ कैसे लर्न कर सकते हैं नंबर्स के साथ। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।